और साथियों, स्वागत है आप सभी का डेली करंट अफेयर सीरीज़ में जो एकलव्य पीसीएस के द्वारा चलाई जा रही है। तो चलिए विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे 11 मई 2020 के टॉप 10 करंट क्वेश्चंस जो कि करंट की महत्वपूर्ण घटनाओं से जुड़े हुए हैं, जो कि एग्जाम में आपको सीधे सीधे मिल जाएंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आप ये डेली करंट अफेयर की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम एप्लीकेशन में जाकर के एकलव्य पीसीएस को ज्वाइन कीजिए, वहाँ ये PDF आपको मुफ्त में मिल जाती है प्रतिदिन। तो चलिए विद्यार्थियों, बिना किसी देरी के इसको हम शुरू करते हैं। देखते हैं यहाँ पर प्रश्न नंबर 1। पहला प्रश्न है, अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में दान की जाने वाली राशि को किसने आयकर मुक्त करने की घोषणा की है। यानी पॉइंट ये है कि कोई भी व्यक्ति जो राम जन्मभूमि के निर्माण के लिए अगर पैसा देना चाहे तो उस पैसे पर उसे कोई टैक्स नहीं देना होगा। ठीक है, और ये घोषणा किसने की है? ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट ने की है, हाई कोर्ट ने की है, नीति आयोग ने की है, या केंद्र सरकार ने की है। तो विद्यार्थियों, इसका जो सही जवाब है वो है केंद्र सरकार। ठीक है, केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि यदि कोई भी व्यक्ति राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट में अगर कोई दान देना चाहे तो उसको कोई भी आयकर से लेना देना नहीं है, वो दे सकता है। ये आयकर मुक्त राशि है जो वह देगा। ठीक है, तो ये घोषणा की है केंद्र सरकार ने। अब ऐसा क्यों है? तो विद्यार्थियों, बहुत सारी चीज़ें भारत में ऐसी हैं जो आयकर मुक्त हैं, और मुख्य रूप से इसमें शामिल होता है दान। अगर आप किसी मंदिर में, किसी गुरुद्वारे में, किसी ट्रस्ट में जो आप दान देते हो वो आयकर मुक्त होता है। वहाँ पर चाहे आप 1 रुपये का दान दे दो या 1 करोड़ का या 100 करोड़ का दान दे दो, कोई आपसे ये पूछने वाला नहीं है कि आपके पास इतना पैसा कहाँ से आया। बात समझ पा रहे हैं? दान जो है वो टैक्स फ्री है, उस पर कोई नहीं पूछेगा आपसे इतना रुपया आपके पास कहाँ से आया। हाँ, अगर इसी पैसे को आप कहीं दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करोगे या कहीं और से आप इससे कुछ खरीदारी करोगे तो वहाँ पर बिल्कुल आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए इतना पैसा आपके पास कहाँ से आया, आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। लेकिन दान जो है वो भारत में आयकर मुक्त है। आप देख सकते हैं नीचे इसकी व्याख्या है। आप देख पाएंगे, केंद्र सरकार ने हाल ही में गजट नोटिफिकेशन जारी करते हुए घोषणा की है कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में दान की जाने वाली राशि को आयकर मुक्त किया जाएगा। ट्रस्ट में दान करने पर आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80G के तहत छूट मिलेगी। ये भैया ध्यान रखना, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80G, ठीक है, इसके अंतर्गत आपको छूट मिल जाएगी। ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें टैक्स नहीं लगता है। उदाहरण के लिए अभी देखिए, कोरोना चल रहा है तो प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना रिलीफ फंड, है ना, अभी जारी किया था कुछ दिन पहले, है ना। प्रधानमंत्री कोरोना रिलीफ फंड करके जारी किया था। उसमें बहुत सारे लोगों ने दान दिया अपने स्तर से। किसी ने 10 रुपये दिया, किसी ने 5 दिया, किसी ने 100 दिया, किसी ने 1000 दिया, किसी ने 10,000 दिया, है ना। तो वो भी आपका आयकर मुक्त था। आप उसमें जितना दान देना चाहें दे सकते हैं। इस पर आयकर आपसे कोई भी जो इनकम टैक्स है वो आपसे कोई भी सवाल नहीं पूछेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर, ओहो एक सेकंड जरा। अगला प्रश्न है यहाँ पर विद्यार्थियों, UNEP ने सद्भावना दूत बॉलीवुड अभिनेत्री का कार्यकाल बढ़ाकर 2020 कर दिया है। ठीक है, हाँ जी, UNEP ने किस सद्भावना दूत बॉलीवुड अभिनेत्री का कार्यकाल बढ़ाकर 2022 कर दिया, 20 नहीं सॉरी 2022 कर दिया है ना। यानी कौन सी ऐसी अभिनेत्री है जिनके कार्यकाल को 2022 तक बढ़ा दिया है, यानी जो पहले भी UN की सद्भावना दूत थी और अब भी बनी रहेंगी 2022 तक। ऑप्शन है करीना कपूर, प्रियंका चोपड़ा, दिया मिर्ज़ा या अमीषा पटेल। और इसका जो सही जवाब है विद्यार्थियों वो है दिया मिर्ज़ा। ठीक है, दिया मिर्ज़ा जो हैं UNEP यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, ठीक है, एजेंसी। UNEP का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी, UNEP की सद्भावना दूत के तौर पर दिया मिर्ज़ा तैनात थी।
और अब इनके कार्यकाल को 2022 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। ये 2022 तक यूएनईपी की सद्भावना दूत बनी रहेंगी। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। आप देख सकते हैं इसकी फुल फॉर्म भी दी हुई है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी, ठीक है ना, ने सद्भावना दूत बॉलीवुड अभिनेत्री दिया मिर्जा का कार्यकाल बढ़ाकर 2022 तक कर दिया है। दिया मिर्जा मिस एशिया पैसिफिक भी रह चुकी हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दक्षिण कोरिया की सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने किस कंपनी के साथ भागीदारी करते हुए जल्द ही सैमसंग पे नाम से डेबिट कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है? ठीक है, यानी सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स जो है किस कंपनी के साथ साझेदारी करके जल्द ही एक डेबिट कार्ड लॉन्च करेगा जिसका नाम होगा सैमसंग पे। अब वो कौन सी कंपनी है जिसके साथ भागीदारी हो रही है? ऑप्शन है मोबीक्विक, सोफी, वॉल्क्सवैगन या फ्रीचार्ज। और इस सवाल का सही जवाब है विद्यार्थियों सोफी। सोफी कंपनी के साथ सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स जो है कोलैबोरेशन करेगा और उसके साथ मिलकर के एक नया डेबिट कार्ड लॉन्च करेगा जिसका नाम होगा सैमसंग पे। ठीक है, सैमसंग पे नाम का ये डेबिट कार्ड होगा। व्याख्या में आप लोग देख पाएंगे। ठीक है, इसकी पूरी चीज़ जो है इसमें दी हुई है, जो मैंने आपको बताया है वही इसमें शामिल है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी चर्चा में है और इसको आप लोग ज़रा ढंग से देख लीजिए, इम्पोर्टेंट श्रेणी का है। भारत के मौसम विज्ञान केंद्र ने हाल ही में पाकिस्तान के कब्जे वाले किस कश्मीर के क्षेत्रों को भी अपने मौसम पूर्वानुमान में शामिल किया है? ऑप्शन है गिलगित बाल्टिस्तान, ऑप्शन बी मुजफ्फराबाद, ऑप्शन सी गिलगित बाल्टिस्तान तथा मुजफ्फराबाद दोनों। ठीक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो विद्यार्थियों इसका जो सही जवाब है, अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा तो काफ़ी चर्चा में रहा ये और सोशल मीडिया पर भी चर्चा में रहा, तो इसका जो सही जवाब है वो है विद्यार्थियों गिलगित बाल्टिस्तान तथा मुजफ्फराबाद, है ना। अगर आपने कभी भी मैप देखा होगा जम्मू एंड कश्मीर का, तो वहाँ पर आप देखोगे कि गिलगित जो प्रांत है वो अफ़गानिस्तान के साथ सीमा बनाता है और वर्तमान में जो है मतलब काफ़ी बड़ा सा एरिया है गिलगित का। ठीक, उसके आसपास के क्षेत्रों को अगर हम देखें तो यासीन है, दास है, दारकोट है, इमित है, ये आसपास के क्षेत्र हैं गिलगित एरिया के, है ना। अब ये जो एरिया है पूरा गिलगित का, जिसे हम गिलगित बाल्टिस्तान बोलते हैं, ये ऑफिशियली हमारा है, ठीक है, भारत का है, लेकिन वर्तमान समय पर इस पर कब्जा पाकिस्तान का है। ठीक, तो इसको भी हमने शामिल किया है। मैं इसका मैप लगा दूंगा, आप लोग देख पाएंगे। ठीक, दूसरा है इसमें मुजफ्फराबाद। तो मुजफ्फराबाद जो है अभी जो हंदवाड़ा में हमला हुआ है, आपने सुना होगा हंदवाड़ा में, है ना, इससे बिल्कुल लगा हुआ है। ठीक, हंदवाड़ा जो है भारतीय सीमा में है और मुजफ्फराबाद जस्ट इसके अपोजिट है पाकिस्तान की तरफ। ठीक है, इस पर पाकिस्तान का कब्जा है वर्तमान में। ठीक, तो इन दोनों क्षेत्रों का जो मौसमी हाल है वो हमने जारी किया है, जो भारत का मौसम पूर्वानुमान विभाग है उसने जारी किया है। अब प्रश्न उठता है ऐसा क्यों किया, ऐसा करने से क्या फ़ायदा हुआ कि हमने वहाँ का मौसम भी बताया कि वहाँ पर बारिश होगी नहीं होगी, है ना, ये सब चीज़ें। तो भैया इसके पीछे एक बहुत बड़ी रणनीति है, एक बहुत बड़ी कूटनीति है। और कूटनीति ये है कि इसके ज़रिए हमने पाकिस्तान को ये मैसेज दिया कि ये क्षेत्र हमारे हैं, आप जल्द से जल्द इन क्षेत्रों को खाली कीजिए। यानी एक प्रकार से ये चेतावनी है पाकिस्तान के लिए कि जितना जल्दी हो सके आप इस एरिया को छोड़ करके चले जाइए, ये क्षेत्र हमारा है। बात समझ पा रहे हैं ना, ये क्षेत्र हमारा है, आप इसको छोड़ करके चले जाइए। ये एक प्रकार की डिप्लोमेसी है, कूटनीति है, ये दिखाने के लिए कि हाँ ये हमारा है। और देखिए ये बहुत ज़रूरी भी होता है। ज़रूरी इसलिए है कि इसके जब हमने इस प्रकार का, हमारे सरकारी डिपार्टमेंट ने इस प्रकार का पूर्व घोषणा, इस प्रकार की घोषणा की, तो इससे दुनिया को भी ये मैसेज जाता है कि हाँ भाई, जो जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा जो पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, भारत उस पर अभी भी अपना दावा जताता है। अगर हम इसको पूरी तरह से छोड़ देंगे तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान का जो कब्जा है वो स्थायी हो जाएगा। तो पाकिस्तान के कब्जे को अस्थायी ना होने पाए, वो स्थायी ना होने पाए, या अस्थायी बनाने के लिए, ठीक है, कि पाकिस्तान का जो कब्जा है वो स्थायी ना हो जाए, इसको रोकने के लिए हमने इस प्रकार की घोषणा की है। और इससे क्या होगा, इंटरनेशनल कम्युनिटी में मैसेज जाएगा कि हाँ ये हिस्सा जो है भारत का है और भारत अभी भी इस पर जो है दावा करता है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। झारखंड सरकार
के खाद्य सुरक्षा आयुक्त जन स्वास्थ्य ने कितने ब्रांड के पान मसालों को 1 साल के लिए बैन कर दिया है? ठीक है, ऑप्शन है 5, 10, 11 या 15। तो मैं आपको बता दूं भैया, कुल 11 प्रकार के ऐसे पान मसाले हैं जिनको झारखंड सरकार ने बैन कर दिया है। पान मसाला तो हम लोग जानते ही हैं, मुख्य रूप से हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं, तो यहाँ तो खैर पान मसाला या गुटखा से शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो ना जानता हो, और अगर कोई ऐसा व्यक्ति है तो वो भाई फिर देवता श्रेणी में है, जिसको अभी तक नहीं पता है कि पान मसाला या गुटखा क्या है। तो सबको पता है, जगह जगह हमारे ही आसपास के लोग जो है दीवारें लाल करते रहते हैं, और फिर बोलो जुबां केसरी तो है ही, बाकायदा अजय देवगन जी हैं वो उसका ऐड भी करते हैं। तो फिलहाल झारखंड ने 11 प्रकार के पान मसाला ब्रांड को बैन कर दिया है झारखंड में, ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप देख सकते हैं झारखंड सरकार ने खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने जांच में मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये इंपॉर्टेंट है कि क्यों बैन कर दिया, या पान मसाले में ऐसा कौन सा केमिकल पाया जाता है जिसकी वजह से इसको बैन कर दिया गया झारखंड में, तो वो है मैग्नीशियम कार्बोनेट। ठीक है, तो जांच में मैग्नीशियम कार्बोनेट मिला है, इस वजह से पान मसाले को 1 साल के लिए बैन कर दिया गया। अब ये क्यों मिलाते हैं, तो मैग्नीशियम कार्बोनेट पान मसाले में टेस्ट को तीखा करने के लिए मिलाया जाता है। ठीक है ना, चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर CSIR ने किस देश में इंसानी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को विकसित करने के प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन है भारत, मालदीव, सिंगापुर या इराक, और इसका सही जवाब है विद्यार्थियों भारत। ठीक है, CSIR ने भारत में इंसानी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को विकसित करने वाले प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। आप देख सकते हैं व्याख्या में, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने न्यू मिलेनियल इंडियन टेक्नोलॉजी लीडरशिप इनिशिएटिव फ्लैगशिप प्रोग्राम के तहत हाल ही में भारत में इंसानी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ को विकसित करने वाले प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। ठीक है ना, इस इंसानी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ को भारत में बनाया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, वही व्याख्या है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस देश ने अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने तथा मुद्रास्फीति से निपटने के लिए नई मुद्रा की शुरुआत की है? ये आप समझ लीजिए कि अब जितने भी पेपर होंगे सब में ये सवाल रख गया एग्ज़ाम में, आप अभी लिख लीजिए, मैं इसकी भविष्यवाणी करता हूँ कि ये एग्ज़ाम में आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, कि किस देश ने नई मुद्रा को शुरू किया है। एक्चुअल में नई मुद्रा तो नहीं है ये, बस थोड़ा सा उसको मॉडिफाई कर दिया है। ऑप्शन है सिंगापुर, जापान, ईरान या इराक। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास सिंगापुर, जापान, ईरान या इराक, किसने शुरू किया है? तो विद्यार्थियों इसका जो सही जवाब है वो है ईरान। ठीक है, वो क्या है, वो है ईरान। ईरान ने एक नई मुद्रा को शुरू किया है, जरा हम देख लेते हैं कौन सी मुद्रा है। तो आप देख पाएंगे ईरान ने हाल ही में अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने तथा मुद्रास्फीति से निपटने के लिए नई मुद्रा की शुरुआत की है, और वो क्या है, तो ईरान ने अपनी करेंसी का नाम जो है चेंज कर लिया है। ठीक है, पहले जो ईरान की करेंसी थी उसको बोलते थे रियाल, अब इसको बोला जाएगा तोमन। ठीक है, तो रियाल का नाम बदल करके ईरान ने कर दिया है तोमन, जिसके लिए ईरान की सरकार ने संसद में बिल भी पास कर दिया है। तो ईरान ने क्या किया है, ईरान ने अपनी करेंसी रियाल का नाम बदल करके तोमन कर लिया है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, तोमन कर लिया है। ठीक है, अब इस फैसले के बाद क्या होगा, इस फैसले के बाद 10,000 रियाल को एक तोमन में गिना जाएगा। ठीक, तो याद रखेंगे, महत्वपूर्ण बात है, एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, इसको आप याद रखें। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अमेरिका के बाद हाल ही में किस देश ने कोरोना के लिए रेमडेसिविर दवा को मंजूरी दे दी है? रेमडेसिविर दवा को मंजूरी दे दी है किस देश ने अमेरिका के बाद? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत या इराक, और इस सवाल का जो सही जवाब है वो है जापान। जापान ने मंजूरी दे दी है रेमडेसिविर दवा को कोरोना के इलाज के लिए। आप व्याख्या में देख पाएंगे, अमेरिका के बाद जापान ने भी हाल ही में कोरोना इलाज के लिए रेमडेसिविर दवा को मंजूरी दे दी है। रेमडेसिविर दवा को इलाज के लिए मंजूरी देने वाला जापान दुनिया का दूसरा देश बन गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण, आरोग्य संजीवनी बीमा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन बड़ौदा स्वास्थ्य, SBI लाइफ,
उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। और इसका जो सही जवाब है वो है SBI लाइफ। SBI लाइफ ने आरोग्य संजीवनी बीमा स्कीम शुरू की है। ठीक है, आप देख सकते हैं व्याख्या में, कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए SBI लाइफ ने भी आरोग्य संजीवनी स्वास्थ्य बीमा लॉन्च कर दिया है। यह बीमा काफ़ी किफ़ायती है और SBI लाइफ के द्वारा लॉन्च किए जाने के कारण ग्रामीण भारत के लोग भी इसका लाभ उठा सकते हैं। ध्यान रखेंगे, SBI लाइफ ने लॉन्च किया है आरोग्य संजीवनी बीमा। और आज के लिए अंतिम प्रश्न, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का आगाज़ हुआ था। ठीक, ये आज के इतिहास का प्रश्न है, आज के इतिहास से जुड़ा हुआ है। आज है 10 मई और हम सभी लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ रखा है 10 मई 1857 को ही प्रथम क्रांति संपन्न हुई थी। ठीक है, बैरकपुर छावनी में, जहाँ पर मंगल पांडे ने अपने 2 अंग्रेज अधिकारियों मेजर ह्यूसन और जनरल बाथ को गोली मार दी थी और नारा लगाया था फिरंगी भारत छोड़ो। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो वो आज ही की घटना है। आप देख सकते हैं 10 मई 1857 को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ था। ठीक है, मेरठ के 3 रेजिमेंट के सिपाहियों ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर दी और दिल्ली कूच किया। यह आग धीरे धीरे पूरे देश में फैल गई, जिसको दबाने के लिए अंग्रेजों ने पूरी ताकत झोंक दी, है ना। 1857 की क्रांति का इतिहास तो हम सब लोग जानते ही हैं। और आपको अगर नहीं पता है 1857 क्रांति का इतिहास, तो ऊपर लिंक आ रहा होगा आई बटन में, आप उस पर क्लिक करके 1857 की क्रांति का इतिहास जान सकते हैं। तो विद्यार्थियों, ये थे 10 मई से जुड़े हुए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।